अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व आप ही लोग करोगे, आप ही लोग मेरे को बताओगे इनका आंसर, मतलब आपस में आप लोगों को डिस्कस करके करना है क्वेश्चन। बताओ क्या आंसर, व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। मेल गैमीट सबसे पहले एक सिनर्जिड में एंटर होता है। यस मैम। होता है ना। तो एक फ्यूज करता है एग के साथ और दूसरा फ्यूज करता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई के साथ। न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन। वेलिस्नेरिया के अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है? वेलिस्नेरिया बहुत अच्छे से कराया था, पूरा डिटेल्ड में कराया था मैंने आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। वेलिस्नेरिया एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन वाटर के सरफेस के ऊपर रहता है ना? मैम इंसेक्ट या वाटर से होता है, इंसेक्ट से होता है। एक सेकेंड ना, मेरे को आप लोगों को चार्ज नहीं देता। अब इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अच्छा डी बोल रहे हैं, डी। मैम 1 मिनट का टाइम आप देना, मतलब इतनी जल्दी मैं ना 2 ही ऑप्शन पढ़ी और दोनों मैंने नहीं पढ़ा। दीपू बी बता रहा है। गुंजन एक्सप्लेन करो इसको जल्दी मैम से क्वेश्चन को। वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन होता है, तो उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होगा, विंड पॉलिनेशन नहीं होगा, तो बी और सी तो नहीं होंगे। और उसमें इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन किसके अंदर होता है? मैम वो वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली और वाटर हाइडेन। और वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, क्योंकि वो दोनों के दोनों वाटर सरफेस के ऊपर होता है, तो उनके अंदर आपका इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। और इसके अलावा हमारे पास वेलिस्नेरिया था और एक और एग्जांपल था जिसके अंदर वाटर के थ्रू होता था, जूस्टेरा। और हाइड्रिला। जूस्टेरा और हाइड्रिला। तो इसका करेक्ट हाइड्रिला। आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा डी। मैम। डी। डी होगा इसका करेक्ट आंसर। हर्षिका, डी ही होगा इसका आंसर? बताओ जल्दी से। मैम चलो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट। पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, ये दोनों के दोनों रेगुलेट होते हैं केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल, या फिर सम रिप्टाइल्स हैव आल्सो रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। कितने परसेंट होता है जो कि जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे आने के बाद? मैम 60%। 40% या 60? मैम मैम 40%। वो तो जब 40% तो घर से ही निकलते हैं 3 सेल में, 60% 2 सेल में निकलते हैं और पॉलन 60% 2 सेल में निकलता है। 60% 2 सेल में निकलता है। मैक्सिमम लोग अपने घर से तैयार होके नहीं आते, डेस्टिनेशन पे Yes, ma'am. पहुंच के मेकअप वेकअप करते हैं। तो याद रखना, ज्यादा लोग घर से तैयार होके नहीं निकलते। Only one pollen tube of the same species grow into the style. Insect that consume pollen or nectar without bringing out pollination are called, उनको तो pollen robbers obviously हम बोलेंगे ही बोलेंगे। तो सी भी सही है, डी भी सही है, डी भी सही है, इनकरेक्ट कौन सा है फिर? मैम सी नहीं होना चाहिए इनकरेक्ट। क्या सी इनकरेक्ट है? सी में क्या इनकरेक्ट है? मैम इन्होंने जो लिखा है बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज। मैम सेम स्पीसीज जरूरी है? एग्जैक्टली, सेम स्पीसीज की नहीं होनी चाहिए है, क्योंकि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आएगा ना। यस। तो सेम स्पीसीज नहीं होता, जब दूसरी स्पीसीज को जर्मिनेट करने देगा। पर दूसरी स्पीसीज में भी तो हम इसलिए इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का आते हैं,
और जो हमारा स्टिग्मा होता है उसको डिजायर पोलन ग्रेन के साथ ही हम पॉलिनेट कराते हैं। एग्जैक्टली। गुड मॉर्निंग मैम मुझे मैम। ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये सेम स्पीसीज होंगी तो फिर वेरिएशन नहीं आएगी ना, तो इसलिए ऑप्शन गलत होना चाहिए। इसके अलावा बाकी ऑप्शन देखो, जब भी ऐसा कंफ्यूजन होना, क्योंकि आप लोगों को जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो कंफ्यूजन को लेके होता है, तो अभी आप साक्षी जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपका एग्जाम में ये, तो आप मान के चलो कि आप सी लगाओगे, तो आप ए ऑप्शन देखो, पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल। पोलन के कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पिस्टल के साथ इंटरेक्ट करता है, तब पोलन जर्मिनेट करता है या फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। सही है। कुछ यस रेप्टाइल्स मैम। हमने रिपोर्ट किया है जो कि पॉलिनेशन कराता है, ये भी ट्रू है हमारा। यस मैम। अब लास्ट वाला, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग आउट पॉलिनेशन, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये भी ट्रू है। यस। तो आप इस अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मैम सेम स्पीसीज होगा डिफरेंट, तो आप बाकी ऑप्शंस को लेके बिल्कुल श्योर हो कि बाकी ऑप्शंस तो गलत हो ही नहीं सकते, है ना। यस मैम। आप इस क्वेश्चन में सी आंसर मार्क करके आ सकते हो। ये तरीका नेगेटिव मार्किंग बचाने का। मैं एक बार 4th डी वाला समझा दो, मुझे समझ नहीं आ कौन रहा से वो। वाला? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बोल रहे कि भाई वो इंसेक्ट्स जो कि आपके फ्लावर पे आए वहां से नेक्टर और पॉलन ग्रेन कंज्यूम करके चले गए, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराया, तो उन्होंने तो आपके नेक्टर की चोरी कर लिया, क्योंकि आपका फायदा तो नहीं कराया ना उन्होंने, तो उनको पोलन या फिर नेक्टर रॉबर्स नहीं बोलेंगे हम, रॉबर्स रॉबरी करते हैं, चोरी। यस। तो इसका आंसर सी होना चाहिए ना गुंजन। मैम अभी तक कितने क्वेश्चन कराए आपने? बेटा 2-3 ही क्वेश्चन हुए हैं बस, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, जल्दी जल्दी बताओ। मैम ओवरी फ्रूट। इतना टाइम लोगे क्या? मुझसे बोल सकते हैं क्या? चैट सेक्शन देखो, ओवरी से क्या बनता है आपका? ओवरी से बनता है तो ए का होना चाहिए 5, ए का 5 या तो ए में है या डी में है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सेम है, तो हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं। फ्रूट की जो वॉल होता है उसको क्या बोलता है? पेरिकार्प। तो सी का होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर इज ए। विद इन सेकंड हो गया, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, अब आगे के ऑप्शन हम चेक करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बताओ, मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है? मोनो एक ही कार्पल है, सिंगल 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 कार्पल, कार्पल इज आल्सो नोन एज पिस्टल, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल पिस्टल, तो ए शुड बी 4। अब ए शुड बी 4 में आपका बी या डी ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे 3 सेम है, तो मेरे को सी या डी में से। सिन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे फ्यूज्ड है, सिन का आपस मैम। और एपो का मतलब फ्री है, Free तो सिन का आपस मतलब फ्यूज्ड पिस्टल्स। तो सी का क्या होना चाहिए? सी का 2 होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम फ्लावर्स। फ्लावर्स बहुत छोटा है और एक इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड है। अब याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था, दीपू याद है ना, पूरा चैप्टर अच्छे से कराया था। फ्लावर कलरलेस है, नेक्टरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो ऑब्वियसली इंसेक्ट के थ्रू तो नहीं हो सकता इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो मैं कट कर ही देती हूँ, नहीं बर्ड करा सकती, क्योंकि जब इसके पास कलरलेस वगैरह कुछ ही नहीं है, बहुत जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज्ड है, वेल एक्सपोज्ड अच्छी तरीके से, लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, नॉन स्टिकी है, सिंगल ओव्यूल है, तो ऑब्वियसली किसके थ्रू होगा पॉलिनेशन? विंड पॉलिनेशन। Wind. हवा विंड पॉलिनेशन। की हो जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। नेक्स्ट, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। बताओ इसमें ए बी सी डी क्या क्या है? कॉलियोप्टाइल, कॉलियोराइजा, और कॉलियोप्टाइल के पास क्या होगा? प्ल्यूम्यूल होगा, कॉलियोराइजा रेडिकल। रेडिकल होगा, सो करेक्ट आंसर इज ए। मैम ये थोड़ा बता दो, मैं भूल जाती हूँ बार बार इसको। एनसीईआरटी खोलो, डायग्राम याद रखो, ये आपका मोनोकोट सीड दिया हुआ है हमको। मोनोकोट के अंदर जो आपका शूट होता है, उस शूट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? प्ल्यूम्यूल से। प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा टिश्यू प्रेजेंट होता है विच इज नॉन एज कोलियोप्टाइल,
और नीचे क्या होगा, रेडिकल, रेडिकल के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा शीट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज कोलियोराइजर, तो डीकोलियोराइजर हो गया, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट, ई क्या है हमारा, इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, पोलन ग्रेन दिया हुआ है, कट कर दो, ई एसिमेट्रिक स्पैंडल कट कर दो, ई वेजिटेटिव सेल है, यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पैंडल, डायरेक्ट एक ही से आ गया हमारा, ठीक है। यस। नेक्स्ट, ट्रोफोब्लास्ट, क्लीवेज, इनर सेल मास एंड इम्प्लांटेशन। जो इनर सेल मास होता है, उस इनर सेल मास के पास कैपेबिलिटी होती है ना कि वो पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना देगा। टोटीपोटेंट सेल्स होता है इनर सेल मास। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या, आपका ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा, तो डी का क्या होना चाहिए, डी शुड बी 1, तो या तो 1 या फिर डी होगा। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन तो सेम दे रखा है, अब या ए और सी में से पिक कर लो, ए और सी में से। ए क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर होती है, नहीं होती है, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोलिस्ट होती है। ए शुड बी 3, तो ए का होना चाहिए 3, सो करेक्ट आंसर इज बी। बी। विदाउट एनी कंफ्यूजन। मैम। नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट, क्या दिया, हाइलोयूरिनिडेज, कॉर्पस ल्यूटियम, गैस्ट्रुलेशन, कैपेसिटेशन, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम से स्टार्ट करता है, कोलेस्ट्रम कहाँ से प्रोड्यूस होता है, Mammary gland। मेमोरी ग्लैंड, तो ई का आंसर क्या होना यानी चाहिए, 4 होना चाहिए, देखो बी मैम, बी B ऑप्शन। option। ऐसे आप टाइम बचा सकते हो अपना। नेक्स्ट, इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है, हार्ट आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, लिम्फ Right month। बाय द सेकेंड मंथ के एंड तक, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस 5th ऑफ मंथ में। ये तो सही है बिल्कुल, हार्ट भी फर्स्ट मंथ में हो जाता है स्टार्ट करना, तभी तो Yes, हार्ट ma'am। बीट होता है ना फर्स्ट, Yes, ma'am। ये भी सही है। अब इन दोनों में से बताओ सी कौन होगा, correct है, सी होगा। कब बनता है एक्सटर्नल जेनाइटल? मैम बी नहीं होगा। अब कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। मैम लिम्स एंड डिजिट्स आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर बनती है ना। दीपू, पढ़ा है चैप्टर? हाँ मैम पढ़ा है। यस मैम। तो बताओ। बीएससी में कंफ्यूजन लग रहा है। और कोई बताएगा? लिम्स और डिजिट्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बनती है। यहाँ पे लिखा है सेकेंड मंथ, अगर यहाँ पे लिखे थर्ड मंथ, जो एक ट्राइमेस्टर होता है 3 months का होता है ना, यस मैम। यस तो मैम। लिम्ब और डिजिट्स कब बनने चाहिए, बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको लिख सकता है। तो इनकरेक्ट पेयर कौन सा हुआ हमारा यहाँ पे, बी। बी। क्लियर? यस अब याद रखना इसको सबके सब, तो इसका मतलब आप लोगों को इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को ये याद करने की जरूरत है, ये डेटा बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। अपने अपने वीक पॉइंट्स नोट डाउन करते रहो हर एक चैप्टर से, कि जब भी फिर आपको पूरा 12th सिलेबस का कहीं पे टेस्ट देना है, कुछ भी करना है, तो आप लोगों को रिवाइज करते चलना है। यस बेटा। मैम सी गलत होगा। कौन से वाला? मैम सी गलत होगा, अभी नोट्स में चेक किया, बी सही बट है। लिम्फ एंड डिजिट्स तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद बनता है ना। मैम नोट्स में हमने लिख रखा है एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स, और मेजर एक्सटर्नल बाद जेनिटेलिया एंड ऑफ थर्ड मंथ। और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कब बनता है? एंड ऑफ थर्ड मंथ। मैम एक बार एनसीईआरटी में चेक तो करती हूँ। इन्होंने सेकेंड ट्राइमेस्टर लिखा, अच्छा हाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होना चाहिए था, तो इसका मतलब यहाँ पे बी एंड सी दोनों गलत होने चाहिए फिर। बी एंड सी दोनों रॉन्ग होंगी ना। मैम, सेकेंड मंथ प्रेगनेंसी में लिम्स एंड डिजिट्स मैम बनते हैं। लिम्स एंड डिजिट्स वाला तो सही है, सेकेंड मंथ के एंड में ही बनता है। 12 weeks of the first trimester, second month, ma'am. Limbs and digits by the end of second month. I think by the end of second month. मैम एनसीईआरटी में यही है। Yes, ma'am. Third month या फिर limbs and digits develops after first trimester. एनसीईआरटी ने सेकंड मंथ लिखा हुआ है। Yes, ma'am. हाँ। End of Yes, second एंड ऑफ सेकंड। same, ठीक है, ma'am. तो फिर इसको आप यही करो, बिकॉज मैंने तो इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही देखा था।
इसको नोट डाउन कर लो अपने पास। यार फिर जैसे But सेकंड मंथ first month of pregnancy limbs are developed by the end of second month. External genital organs by the end of first trimester. And first moment तो हमको याद रहता है ये 5th month में होता है, ठीक है। मैम सेकंड मंथ लिखा है, यानी थर्ड मंथ में ये बनना स्टार्ट होते हैं, मतलब लिम्स एंड डिजिट्स टाइम ऑफ डेवलपमेंट इन फीटस, फीटस का डेवलपमेंट कब होता है, बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, मतलब सेकंड मंथ से डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वही पूरा वो थर्ड मंथ ही बोल रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला ही, ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अब ये वाला भी ग्राफ आप लोगों का इन चार्टी ने दिया हुआ है, इसमें आपको ABCDF ये सब बताना है। देखो इसको मैच करो। सबसे पहले हमारे पास है इधर फेजेस दिया है। जी फेज तो हमारा कौन सा होगा, ओव्यूलेशन फेज होगा ना। Ovulation. तो ओव्यूलेशन क्या है, सेकंड। तो अब देखना जरा जी में सेकंड कहाँ दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। तो डायरेक्ट सी ऑप्शन लगाओगे और भी कुछ मैच करोगे, मैम डायरेक्ट ही लगाएंगे। और कुछ मैच करके देखो एक बार जल्दी से। ये हमारे पास जो सी होता है सबसे हाई लेवल किसका होता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का होता है, क्या होता है। तो सी क्या होना चाहिए, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो सी शुड बी फोर्थ दे रखा है, तो मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है और करने में कितनी सेकंड लगी हमको। नेक्स्ट, विच ऑफ देम इज नॉट अ करेक्ट मैच। प्रोलीफेरेटिव फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज में क्या होता है, मैम सेक्रेटरी फेज। अच्छा कोई मेरे को सारी फेजेस एक बार रिकैप करा सकता है, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर प्रोलिफरेटिव फेज और ल्यूटियल फेज। प्रोलीफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड ल्यूटियल मेंस्ट्रुअल फेज। फेज 1 से 5th डे तक, प्रोलीफेरेटिव 6 to 14 डेज 13 डेज तक। 14 पर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। फिर ओव्यूलेशन के बाद वहां से ओवम निकल के चला जाएगा। ओवम कौन सी स्टेज में होता है, प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte, उसके बाद सेकेंडरी oocyte में जाता है। सेकेंडरी oocyte स्टेज में निकल के जाता है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte की स्टेज में निकलता है। लेकिन उसमें लिखा होता है ना प्राइमरी oocyte में वो अरेस्टेड हो जाता है, तो मैम सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है। प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। तो ग्राफियन मैम सेकेंडरी से निकलता है तो फिर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज से निकलता है ना। ग्राफियन फॉलिकल से जब वो निकलता है तो अपनी सेकेंडरी oocyte स्टेज में होता है, और फिर जब वो जाके अपना नेक्स्ट स्टेज कंप्लीट करता है स्पर्म के एंट्री के बाद, तब वो ऊटेड में कन्वर्ट होता है, ऊटेड और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। ओके ठीक है। 15 से लेके कौन सी फेज आती है ओव्यूलेशन के बाद, लुटेशन फेज, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। एंड ल्यूटियल फेज के बाद सेक्रेटरी फेज। सिक्रीटरी फेज। अब मैच कर लो। मैम लुटियल फेज को ही तो सेकेंडरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल को ही क्या बोलते हैं, ल्यूटियल वो फेज है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बना है, कॉर्पस ल्यूटियम बना है यहाँ पे। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद फेज आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, प्रोलिफेरेशन में रैपिड रीजनरेशन होगा मायोमेट्रियम का, और मैच्योरेशन ऑफ, क्या मायोमेट्रियम का रीजनरेशन होता है, एंडोमेट्रियम का होता है। ग्राफिन फॉलिकल इसमें क्या मैच्योर होने लग रहा होता है, ऑब्वियसली इसके अंदर मैच्योर होने लग रहा होता है, बट मायोमेट्रियम का नहीं होता रीजनरेशन। मेंस्ट्रुअल फेज में जो डीजनरेशन हुआ है उसके बाद रीजनरेशन प्रोलिफेरेशन में होगा, किसका, एंडोमेट्रियम का। तो यही हमारा इनकरेक्ट मैच हुआ। मैम पर सेक्रेटरी फेज में इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, वो तो ल्यूटियल फेज में होता है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ, डेवलपमेंट बोल सकते हैं हम कॉर्पस ल्यूटियम फेज में, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसका टाइम कितना होता है, 14 डेज का होता है ना लाइफ स्पेन। तो ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज दोनों के अंदर वो रहता है कॉर्पस ल्यूटियम,
14 डेज तक वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता ही रहता है, पेरी हार्मोन सिक्रीट करता है ना हाँ ये, और एंडोमेट्रियम को और ज्यादा ग्लैंडुलर बना रहा होता है, तो इसको हम गलत नहीं बोल सकते। मेंस्ट्रुअल के अंदर एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा, ओव्यूलेशन के अंदर एलएच और एफएस, एलएच सर्ज आएगा, पीक लेवल एंड कोज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बाकी सारे सही हैं एक्सेप्ट ए ऑप्शन। यस मैम। चलो ये बताओ आप जल्दी से। अब ये डायग्राम तो किसी ने नहीं देखा होगा, एनसीईआरटी खोलो अपनी और फटाफट से मैच करो एबीसीडी। इस बहाने आपको एनसीईआरटी का डायग्राम भी याद हो जाएगा। डी ऑप्शन, सी का बाकी मैम यूरेथ्रा होगा, एक इसमें मैंने किया। C is urethra, T is cervix, E is vagina, cervix vagina ठीक है, और A uterus और B urinary bladder। कंजन मैच किया, दीपू मैच किया, हाँ मैम डी। कौन सा होना चाहिए? डी। डी, वेरी गुड। नेक्स्ट, करेक्ट pathway for the transport of sperm। एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है एनसीईआरटी खोलो और लाइन ढूंढो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके। लास्ट पैराग्राफ में है। 2 बार आपने लिखवाया था पाथ में, याद भी करवाया था। सबसे पहले स्पर्म बनता का है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, नहीं बनता है? यस मैम। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के किस में जाता है? सबसे पहले उसको कलेक्ट करता है कौन? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद किस में जाता है वो? वास इफ्रेंस इफ्रेंशिया के अंदर। वासा इफ्रेंशिया से निकल के एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास वासा डिफरेंशिया। पहले इफ्रेंशिया आता है, उसके बाद वासा डिफरेंशिया आता है, इसको लिख भी सकते हो आप लोग। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सबसे पहले आया रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से वासा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस। देखो ई फॉर इफ्रेंशिया और इसी के बाद एपिडिडाइमिस, और फिर उसके बाद वासा डिफरेंशिया। डिफरेंशिया, देन ejaculate एकुलेटरी डक्ट। ejaculatory duct, देन urethra यूरेथ्रा। के बाद ब्लेडर। vagina यूरेथ्रल मीएटस। अब मैच करो कौन सा होगा। ए। रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटिटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस एंड देन वासा डिफरेंस। तो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। अब आप बोलोगे इफरेंट डक्ट्यूल्स क्या है? वासा इफ्रेंशिया को इफरेंट डक्ट्यूल्स बोला हुआ है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। करेक्ट आंसर इज ए। Difference between spermiogenesis and spermiation।
सोचो जल्दी। इसमें मुझे दोनों सेम सेम लगता है, स्पर्मेटोजोएनेसिस। देखो 3 टर्म्स होता है ना, यस मैम। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस एंड देन स्पर्मिएशन। अनाशो डिफरेंस बताओ तीनों में। मनीषा बताएगी, बताओ। मैम स्पर्मेटोजेनेसिस में तो मेल और फीमेल का मतलब साइमल्टेनियसली फ्यूजन होता है, और फिर स्पर्मिएशन में क्या होता है, स्पर्म उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो साइकिल होता है उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन। स्पर्मिएशन में होता है सटोलिक सेल्स वो रिलीज होते हैं, न्यूट्रिशन लेके सटोलिक सेल से रिलीज होते हैं, तो स्पर्मिएशन बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपका स्पर्मेटोगोनिया पता है ना क्या होता है? मैम स्पर्मेटोगोनिया एंड oogenesis। स्पर्मेटोगोनिया से बनता है स्पर्मेटिड, ठीक है, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यस मैम। Yes. अब ये जो स्पर्मेटिड है, अब ये स्पर्मेटिड मेच्योर होके क्या बनाएगा? Spermatozoa. स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म बनाएगा। स्पर्म या Yes, ma'am. स्पर्मेटोजोआ बात एक ही है। उस प्रोसेस को बोलता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म जो बन गया है ना, ये न्यूट्रिशन लेगा किससे? सटोलिक सेल। Sertoli cell से. स्पर्म बनते ही सेटोली सेल्स के अंदर जाके एम्बेडेड हो गया, तो उन सेटोली सेल से जब ये निकल के आ रहा होता है बाहर, उस प्रोसेस को बोलते हैं Permeation. स्पर्मिएशन। या तो सेटोली सेल से बोल देते हैं बाहर निकलता है, या फिर किससे निकलता है? सेमिनिफेरस Tubules. टिब्यूल से। सेमिनिफेरस टिब्यूल से निकला है मेच्योर स्पर्म, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। दीपू क्लियर हुए तीनों टर्म? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियस, स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा स्पर्मियोजेनेसिस, फिर उस स्पर्म को हम कहाँ बनाए? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ना, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब रिलीज हो रहा है, निकल के जा रहा है, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। हाँ मैम क्लियर हुआ। अब बताओ आंसर, ढूंढो जल्दी से। मैम डी होगा। D होगा. स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बना है, while in spermiation spermatozoa released from Sertoli cell in the cavity of seminiferous tubule। सही है। फर्स्ट में गलती देख लो क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड बन रहा है, जबकि ये तो क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, ये सही लिखता है, लेकिन स्पर्मिएशन में बोलता है कि स्पर्मेटिड बन रहा है। स्पर्मिएशन गलत लिखा ना इन्होंने। Yes, ma'am. इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम, वही गलत लिख दिया इन्होंने, तो करेक्ट इज डी। याद रहेगा। हाँ मैम। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 2-3 बार आप लोगों को करना है। आज सॉल्व कर लोगे, एक बार नेक्स्ट वीक फिर से करो, मतलब 3-4 बार तो आई वांट कि आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन करो ही करो। ये ए तो हमको साफ साफ पता चल रहा है, तो वास्ट डिफरेंस है, जिसको हम वेसेक्टोमी में कट कर देते हैं। और मैम डी बल्बोरेटरी ग्लैंड है। ए वाज डिफरेंस है, तो ऑप्शन या तो ए होगा या फिर बी होगा। और हमारे पास ये क्या है? सेमिनल वेसाइकल है, बी। चलो सी लिखते हैं। सी इज योर तो चल जा रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड ना, मैम। Yes, ma'am. बल्बोयुट्रल, तो करेक्ट आंसर इज ए। A. मैम ये वास्ट डिफरेंस देखने से ही पता चल गया था, और सेमिनिकल विजुअल से. लेकिन वो तो सही है ना, देखो बी में भी। मैम मैंने ऊपर वाला ही देखा था ना. चलो, which of the following statement about human sperm is correct? एक्रोसोम में कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, जो एग को पेनिट्रेट या पर्स करने के लिए यूज किया जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम, वो एग के एनवेलप को डिसॉल्व कराने में हेल्प करते हैं। एक्रोसोम एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड द ओवम, ये तो ऑब्वियसली नहीं है। एक्रोसोम सर्व्स नो पार्टिकुलर फंक्शन, ये भी नहीं है। तो सी और इसके लिए तो हम बिल्कुल श्योर है कि ये तो हमारे करेक्ट इनकरेक्ट है। अब बचता है ए और बी। ए करेक्ट है, एनसीईआरटी A. में। तो बी क्यों गलत है? बी में क्या गलती है?
क्योंकि लाइसिन तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है ना। स्पम लाइसेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पम लाइसेंस का मतलब स्पम के एंजाइम्स है ना। बताओ। डिजोल्व थोड़ी ना होते हैं एग के अंदर, एग एनवेलप। एग एनवेलप को डिसॉल्व ही करता है। मैम पर हम तो वही मार्क करके आएंगे ना जो एनसीईआरटी ने दिया। एनसीईआरटी ने तो ए वाला दिया है। अगर मैं बोलूँ इसका करेक्ट आंसर बी होगा तो? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्रोसोम तो कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है और पेनिट्रेट। कॉनिकल लिखा है क्या एनसीईआरटी ने? नो मैम, ये नहीं लिखा कॉनिकल। तो फिर ये क्वेश्चन मैंने आपको जब चैप्टर डिटेल में कराए थे ना, तब भी कर बताया था, 2-3 बार बता चुकी हूँ। ये कॉनिकल नहीं होता। कॉनिकल का मतलब क्या होता है? कॉन शेप में पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है वो, बट कॉनिकल नहीं होती। मैम इसका बी ही होगा, ए बी? नहीं हो सकता क्योंकि उसके एंजाइम्स ही करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं फर्टिलाइजेशन में, वो पियर्स करके नहीं जाता अंदर। फिर से पढ़ो स्टेटमेंट ए। एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर, जिसको यूज किया जाता है, ये बोलता है कि भाई वो जो कॉनिकल स्ट्रक्चर है ना, वही एग को पेनिट्रेट करा देती है, ये बोल रहा है। जबकि आपके एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं पियर्सिंग में। हुआ ना नेगेटिव मार्किंग साक्षी? यस मैम। तो इसीलिए जितने भी पीवाईक्यूज है ना, उन पीवाईक्यूज को ये मत सोचो एक बार पीवाईक्यू कर लिए तो छुट्टी। एक बार करने से नहीं होते, बार बार रेगुलरली रिवाइज करो। और अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू करके रखे होते, अगर अब आप खुद सोचो, आप लोगों का सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम में, अभी तक आप लोग पीवाईक्यूज में ही अटक रहे हो क्वेश्चंस में, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो आपने फिर पूरे साल किया क्या है जब आपको पीवाईक्यूज ही नहीं आते अब तक? ये तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, तो पीवाईक्यूज ही है ना। तो फोकस करो, जितने भी चैप्टर बायो के हैं उनके एक एक पीवाईक्यू को रट डालो बिल्कुल, क्योंकि 65% पीवाईक्यूज ही मिलेंगे एग्जाम में आप लोगों को। चलो ये बताओ, ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज दिया हुआ है, बाहर वाली तो हमको पता है ट्रोपोब्लास्ट होता है, अंदर ये इनर सेल मास होता है। डेवलपमेंटल स्टेज दिया हुआ है, साइट ऑफ अक्यूरेंस बताया हुआ है यहाँ पे। हम सी होगा। चलो अगर सी होगा तो मेरे को ए में गलती बताओ क्या है। मैम मॉड्यूला तो 8 सेल स्टेज होती है ना, वो पार्ट थोड़ी ना होता है फेलोपियन ट्यूब का, इसलिए वो गलत है। लेट मॉरुला साइट ऑफ अकरेंस बोल रहा है कि कहाँ पे वो बनता है। तो लेट मॉरुला फेलोपियन ट्यूब के मिडिल पार्ट पे बनता है क्या? मैम मोरूला तो फेलोपियन ट्यूब में बनता है पर 8 सेल स्टेज में होता है, उसके बाद तो फिर दूसरे स्टेज में चला जाता है ना, गैस्ट्रुला ब्लास्टुला में। सारी स्टेजेस का नाम बताओ जायगोट से लेके। जाइगोट, फिर मोरूला, फिर गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट होती है, उसके बाद फिर फीटस बनता है, फिर एम्ब्रियो। पहले गेस्ट्रुला आता है, उसके बाद ब्लास्टुला आता है। इसीलिए तो मार्क्स कट होता है ना आप लोगों के, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन ही नहीं है प्रॉपरली। आरिफ, आप बताओ जायगोट की सारी स्टेजेस, जल्दी बताओ।
किसी को नहीं पता? मैम ब्लास्टुला होता है मॉर्यूला के बाद। और कोई? कुंजन? गॉट मॉड्यूला फिर मैम पहले ब्लास्टुला जाइगोट उसके बाद देखो, सबसे पहले आता है आपका जायगोट, ठीक है। जायगोट के बाद आता है आपका मॉर्यूला, मॉड्यूला, देन ब्लास्टुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद वो बन जाता है क्या? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद गेस्टुला गेस्टुला, मैम ट्रोफोब्लास्ट। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट वाला लिख सकते हैं हम, ट्रोफोब्लास्ट लेयर हो इलास्टोमास। गई ना, वो तो लेयर। वो तो जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ही तो ट्रोफोब्लास्ट और आपका यस मैम। इलास्टोमास आ जाता है। हाँ मैम वो स्टेजेस में काउंट नहीं करेंगे ना, वो तो लेयर बन मतलब वो डिवाइड। तो लेयर बन गई है इसके अंदर, ठीक है। तो बीच में वो जो उसके अंदर की सारी जो कैविटी होती है, उस कैविटी को क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील हम उस कैविटी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जाइगोट, देन आपका मॉर्यूला, ब्लास्टुला। मॉर्यूला कितना सेल स्टेज होता है? 8 सेल। 8 सेल। और ब्लास्टुला 8 से 16 सेल स्टेज। मॉड्यूला 8 से 16 सेल स्टेज में आता है। मॉर्यूला 8 से 16 होता है। ब्लास्टुला की स्टेज ब्लास्टुला 16 से 32। 16 to 32 और फिर मैम ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट में वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके मैम। आप लोगों का रिवीजन नहीं है ना प्रॉपर्ली? बोलो भाई। ये चैप्टर में थोड़ा जितनी बार पढ़ते हैं ना उतनी बार कंफ्यूजन आती है इस चैप्टर में। चलो इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ो फिर, वाला चैप्टर ले लो, दूसरा जो था। आओ देखते हैं इनमें कंफ्यूजन है नहीं है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2, नॉन मेडिएटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। सी, क्योंकि कॉपर रिलीजिंग क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी टेक प्रॉपर्टी 7 मल्टीप्लाई 75 It should be third. That's why the correct answer is सी। C. सी। आगे बताओ। वेसेक्टॉमी सर्जिकल मेथड, तो B should be third, ठीक है। इसमें यही सही दिया हुआ है, C वाला देख लो। कॉइटस इंटरप्ट क्या है? नेचुरल मेथड है, वेल मेथड तो C का 1 होना चाहिए। आईयूडी क्या है? बैरियर मेथड बैरियर मेथड। तो D का होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। डी। नेक्स्ट, सहेली डायफ्राम, स्पर्मिसाइड्स एंड लिपेज लूप। स्पर्मिसाइड आपको पता ही है, स्पर्म किलिंग एजेंट है, तो सी का होना चाहिए 4th। ए का देख लो क्या होना चाहिए। अब ए भी है या 1 या 2 में से होना चाहिए। सहेली क्या है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस तो नहीं है, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करता है। सो करेक्ट इज बी। बी। बी, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन मेथड है, fetal sex determination. तो इट शुड बी थर्ड। ये थर्ड A option. लेक्टेशनल एमनियोरिया सी होगा मैम इसका। लैक्टेशन के टाइम पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैम मेंसेस का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स पे आ गए। अब ये मत बोलना जेनेटिक्स पे रिवाइज नहीं है। रिवाइज है। डोमिनेंस, डोमिनेंस में क्या होता है आपका? हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, सिर्फ एक एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है हेट्रोजाइगस में। यस मैम। और Yes.
में क्या होता है, कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो ए का होना चाहिए 2 और बी का होना चाहिए 3, तो इससे मेरे पास आ गए ऑप्शन। बी। प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, एक सिंगल जीन होता है और बहुत सारे करेक्टर्स को बहुत इन्फ्लुएंस सारे करता कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, सिंगल जीन कंट्रोलिंग मेनी कैरेक्टर। पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन्स होंगे, है। सिंगल करेक्टर। तो करेक्ट आंसर इज बी। 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 सारे साइंटिस्ट आ गए, अब जल्दी बताओ। ग्रेगर जोहान मेंडल ने क्या किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो ए का होना चाहिए 2, ठीक है। अब बी पे आ जाओ, बी में ये बोलता है 1 या 3 में से होगा बी। सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी या फिर लिंकेज, लिंकेज तो दिया नहीं था, सटन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था, तो बी का होना चाहिए 1, तो करेक्ट आंसर इज बी। बी। आगे देख लो, हैंकिंग ने क्या किया था, एक्स बॉडी डिस्कवर किया एक्स बॉडी। था, का 4, मॉर्गन ने क्या किया था, लिंकेज। ह्यूगो ने म्यूटेशन। म्यूटेशन। किया था। फिर से एक बार याद कर लो इनको जिनको नहीं पता थे, ग्रेगर जॉन मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सटन बॉवरी क्रोमोसोमल थ्योरी, हैंकिंग एक्स बॉडी, मॉर्गन लिंकेज, ह्यूगो डिवरीज म्यूटेशन। मैम हम्म मैम जो डार्विन की म्यूटेशन थी वो स्मॉल थी और डायरेक्शन मतलब थी उसकी, पर जो इन्होंने की थी ह्यूगो डे व्राइस ने म्यूटेशन रैंडम की थी, रैंडम थी और बहुत ज्यादा थी। तो जो हम क्वेश्चन में म्यूटेशन आया था मतलब दोनों आते ऑप्शन, तो हम कौन सा मार्क करेंगे फिर? अगर क्या आया मतलब दोनों म्यूटेशंस आए, जैसे कोई क्वेश्चन आया और उसमें म्यूटेशन के बारे में दोनों चीजें लिखी, म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस और म्यूटेशन स्मॉल एंड डायरेक्शनफुल, तो फिर हम कौन सा मार्क करेंगे? साइंटिस्ट का बताएंगे ना, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था ना। डी वेरिस एंड डी वेरिस के बीच में और ये क्या मॉर्गन के बीच में था, मेंडल के बीच में, डी वेरिस और मॉर्गन या मेंडल ऐसे कुछ था। इवोल्यूशन चैप्टर का है ये। इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ह्यूगो डिवरीज था, इन्होंने आपका म्यूटेशन थ्योरी दिया था एंड म्यूटेशन, डार्विन राइस का था। हाँ, सॉल्टेशन भी जिसको हम बोलते हैं। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल एब्रेशन दिया हुआ है, एक साइड फीचर्स दिया हुआ है। अब कोई भी एक देख लो, जैसे कि डिलीशन हमारे लिए फाइंड करना इजी होगा। डिलीशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, तो सी का होना चाहिए सेकंड। सी का सेकंड किस में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ए में आ जाओ, ए में बोलते हैं या तो 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, इन्वर्जन में या तो 1 होगा या 4 होगा। इन्वर्जन में बोलते हैं आपका चेंज इन लीनियर ऑर्डर ऑफ 180 डिग्री रोटेशन हो जाए, या फिर एक जो क्रोमोसोम का पार्ट है वो शिफ्टिंग हो जाए। शिफ्टिंग तो ट्रांसलोकेशन में आना चाहिए ना। यस मैम। वर्जन में इन्वर्ट हो रहा है तो ए का 1 होना चाहिए, सो करेक्ट आंसर इज सी का 4 हो जाएगा। और बच्चा कौन सा, डुप्लीकेशन में एडिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि 2 बार रिपीट हो रहा है। मैम मेरे को इन्वर्जन का बता देना। इन्वर्जन में 180 डिग्री पे रोटेट हो गया है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ए है इधर बी है। अब ये ए और बी ऐसे लोकेशन था, और अभी क्या है ये आपका, अभी ऐसे आ गया, ऊपर बी जीन आ गया, नीचे ए जीन आ गया, तो पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया ना। यस मैम। दिस इज नॉन एज इन्वर्जन। ये बताओ, Antirrhinum snapdragon, a red flower was crossed with a white flower and an F1 generation. All pink flowers were obtained. तो बहुत इजी है, इनकरेक्ट बताना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट, भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो हर जगह पे होगा, कि हर किसी भी क्रॉस में देख लेना, हर जगह मिलेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ना फॉलो करके कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Select the incorrect statement. Human male have only one of their 6 chromosome much shorter than other.
यस One of their 6 chromosome. Y क्रोमोसोम होता है ना सबसे शॉर्टर या X होता है? वाई होता है। Y सबसे शॉर्टर होता है। जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो हेटेरोगेमेटिक होती है। यस मैम। यस मैम। ग्रासहोपर के अंदर 50% of sperms have no 6 chromosomes. यस मैम। In domesticated fall, sex of progeny depend on the type of sperm rather than egg. ये मैंने आप लोगों को कराया था क्लास में भी एक बार। हाँ मैम। सी वाला मैम बताइए, सी वाला। सी वाला एक्सप्लेन करो साक्षी। मैम ग्रासहॉपर्स का जो मतलब सेक्स क्रोमोसोम होता है वो X0 होता है, तो मतलब उसमें Y क्रोमोसोम नहीं होता, मतलब सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं होता उसमें 50% में, तो इसलिए सिर्फ उसमें X क्रोमोसोम होता है। X0 यस। ये होता है। इसमें फीमेल हेटेरोगैमेटी होती है ना। मैम अगर यहाँ पे फाउल्स की जगह रेप्टाइल्स लिख देता ऑप्शन 4 में तो वो सही होता? हाँ फिर वो सही हो जाता। ओके। The correct answer is डी। what is the genetic disorder in which individual have an overall masculine development, gynecomastia and sterile? Klinefelter syndrome. Klinefelter. Klinefelter syndrome. Very good. तो आज इन क्वेश्चंस को हम इतना ही रखते हैं। अब आप एक चीज क्या करना, जिससे हम लोग नेक्स्ट कल की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर रिवाइज करके आना है। जेनेटिक्स में आप लोग जेनेटिक्स रिवाइज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तो आई नो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस रिवाइज करके आना है, डेटा उसका ओनली, ठीक है। और इवोल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को, आई नो। इवोल्यूशन आपको रिवाइज करके आना है, मतलब पूरा आप लोगों का जो आज का होमवर्क रहेगा ना वो यही रहेगा कि आपको अपना 12th का प्रॉपर डेटा रिवाइज करके आना, ताकि कल की क्लास में जब हम इन क्वेश्चंस को करें ना तो आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए माइंड में, डेटा को लेके स्पेशली बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, तभी क्वेश्चंस को करने का फायदा है। तो आज आप लोगों को अपना पूरा का पूरा 12th रिवाइज करना है। ऐसे ही हम लोग पहले अराउंड 3-4 दिन तक 12th मतलब अराउंड एक हफ्ता मान के चलो 12th करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे ही 11th का रिवीजन करेंगे। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अब से ना मैं आप लोगों की 2-2 क्लासेस लगाया करूंगी, एक क्लास